हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लें, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो सर्वोच्च न्यायालय इनमें से एक से अधिक या कुछ नहीं है। अर्थात भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय, ये है मानवाधिकारों का संरक्षक और संविधान का अंतिम विवेचक भी है। अर्थात इसमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका ई वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें से ई ऑप्शन सही है। क्या है? ई ऑप्शन सही होगा। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय भी है, मानव अधिकारों का संरक्षक भी है और संविधान का अंतिम विवेचक भी है। इसलिए एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था। जब संविधान लागू हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़कर के 13, 1977 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30 तथा 2019 में 33 कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो ये विवादित प्रश्न है, तो इसमें से अगर देखा जाए ऑप्शन में तो एक भी नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय पर विधि के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त 33 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर के 33 कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 + 1 मिला के 34 हो गई है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख करके दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में ये 62 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति की वृद्धि करने की जो शक्ति है ये संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है।
ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताया गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन ज्ञात किया जाएगा तो 1 और 3 क्या है, सही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये सही है। और तीसरा सही है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। तो ये 1 और 3 सही है। इसमें से दूसरा और चौथा क्या होगा, गलत होगा। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना संसद ने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय ने दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में की। न्यायाधीश PN भगवती का संबंध द्वितीय न्यायाधीश मामला से है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से C नंबर सही नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। तो ये क्या है, ये कथन सही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन भी सही है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है। तो इसमें से A, B और D सही है। तो कौन सा गलत नहीं है, C जो गलत है वही सही है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक सर्वोच्च न्यायालय से। अर्थात कॉलेजियम पद्धति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रणाली है कॉलेजियम पद्धति। और ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक अधिकारिता शक्ति का वर्णन है। वही अनुच्छेद 132 और 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प सही हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो यही इसका अर्थ है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि ये है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य अथवा केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाती है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारत में न्यायिक प्रणाली इनमें से कोई नहीं, अर्थात भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून तथा कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है, अर्थात एक से अधिक इसमें ऑप्शन सही होगा। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, तो संविधान पर भी आधारित है और नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर भी आधारित है और परंपरा पर भी आधारित है। तो A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति आदर्श सेन आनंद अर्थात A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 तक था।
हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के बी निर्णय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था? तो ये 2017 में 2017 में सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 3 तलाक की प्रथा, तलाक की बिद्दत को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसी निर्णय के समर्थन में भारत की संसद ने मुस्लिम महिला विवाद का संरक्षण अधिनियम द वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट 2019 बना करके 3 तलाक की प्रथा, जिसमें 3 बार तलाक कहने, जिसमें से लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप शामिल हैं, के आधार पर तत्काल तलाक को विधिक रूप से अमान्य और गैरकानूनी बना दिया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसमें संविधान जो है सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों की सृजन का प्रावधान भी करता है। इसमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती प्रकरण ने। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस वाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने यद्यपि संसद के संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया तथापि ये भी निर्धारित किया गया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही ये निर्णय भी दिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अर्थात ऑप्शन बी सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस वाद में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वो संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 131। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूलाधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित होने जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होगी। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है तो ये इसमें से बी ऑप्शन कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय ये परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान के द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा ये विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, तो ये इसका डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लेखित है और ज्ञातव्य है कि कॉलेजियम पद्धति न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रणाली है। ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं और विधित हो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता शक्ति का वर्णन है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। वही अनुच्छेद 132-36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प सत्य हैं। राज्यपाल से संबंधित प्रश्न। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्य का कार्यपालिका का वर्णन है। राज्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। इसके अलावा वो कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये सी नंबर सही है, गवर्नर पर। तो तीसरा का सी नंबर सही है, गवर्नर। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहां की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न होकर के जम्मू एवं कश्मीर के विधानसभा के द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा तथा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाने लगी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों एवं संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर वहां उप राज्यपालों का प्रावधान किया गया, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है। राजस्थान कल राज्यपाल, जैसे राजस्थान के कलराज मिश्रा हैं, इसमें से कौन सा सुमिलित है, तो 1 और 2 ही सुमिलित है, अर्थात राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं। शेष 2 ऑप्शन हैं वो गलत हैं। अर्थात वर्तमान में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस 23 नवंबर
2022 से हैं, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं 22 जुलाई 2019 से, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं ये आनंदीबेन पटेल हैं आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 से, और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव भागड़े 31 जुलाई 2024 से हैं। प्रश्नकाल में केवल 1 और 2 ही सुमेलित था, अतः विकल्प 1 सही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में ये उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है, अर्थात अनुच्छेद 175(2) का प्रयोग कर रहे थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है कि वो सदन उस संदेश के द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ये डी ऑप्शन इसका सही है। अर्थात इसमें से कौन निम्नलिखित कोटों पर विचार करना है। अर्थात कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो इसमें केवल डी ही सम्मिलित है, अर्थात चौथा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है यही सम्मिलित है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो ये विधान पालिका परिषद उच्च सदन है। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान पालिका परिषद है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो ये बी हिमाचल प्रदेश की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश की। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 30 की है, जबकि राज्यों में सिक्किम 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश 403 में है। उपयुक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश 60, मेघालय 60, मणिपुर 60 की संख्या एक समान तथा हिमाचल प्रदेश 68 की संख्या सर्वाधिक है, अतः अभीष्ट विकल्प भी सही होगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने नहीं जाते हैं, तो ये डी उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, तो वो उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों अथवा पंचायत के सदस्यों के द्वारा, शिक्षक और स्नातक के द्वारा चुने जाते हैं। संविधान के 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद के सदस्यों का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों के द्वारा, 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, शेष
सदस्य को राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम जो हैं 500 सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अनयून सदस्यों से मिलकर के बनेगी। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो वो केंद्र संसद के द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो केंद्रीय संसद के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 169(a) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल में, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या बिहार में? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। केवल बिहार में विधान परिषद है। निम्नलिखित में की बात हो रही है। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे दिया हुआ है इसमें कहाँ पर विधान परिषद है? तो बिहार में ही है केवल। 168 अनुच्छेद 168 के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें कौन कौन? एक तो है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये ऑप्शन होगा 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 173 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग न चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेंगे। राज्य की विधान परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका उत्तर क्या होगा? तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और इसी प्रकार केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है जिसके द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239(a) के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। एक उच्च न्यायालय या न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर पत्र द्वारा अपना पद
त्याग सकता है। अनुच्छेद 217 वन काक के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। तीसरा है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी है। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहम-उल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में निर्णय दिया गया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर के तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। तो गुवाहाटी और इसकी क्षेत्राधिकारता असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप तथा गोवा है। अतः विकल्प सी तथा डी दोनों सही है। सी और डी दोनों सही, इसलिए इसमें से ये स्टार के तौर पे माना जाएगा। बाबरी मस्जिद अथवा राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है, ये किसका प्रकार है? तो ये स्वायत्तताधिकार मुकदमा है। तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वायत्ताधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। केंद्र और राज्य संबंधित क्वेश्चन को हम अगली क्लास में पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।